हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक हमने मेटल नॉन मेटल चैप्टर ख़त्म कर दिया और आज 14 लेसन के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में चैप्टर नंबर 14 है, 15 है और 16 है, वो सब के सब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के चैप्टर है और उसमें से हमने 15 लेसन के बारे में डिस्कशन कर लिया है। 14 लेसन जो है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, उसके अंदर आपको ख़ास ये चीज़ जाननी है कि अलग अलग प्रकार के हमारे पास एनर्जी के रिलेटेड कितने नेचुरल सोर्सेस है, कितने सिंथेटिक है, कितने मेन मेड है, यानी कि हमने जो सोर्सेस खड़े किए हैं वो प्लस हमें जो नेचर में से सोर्सेस मिले हैं वो, उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं उसके ऊपर ही बहुत सारी डिपेंडेंसी रहती है। कि जैसे हमारे पास सोलार एनर्जी है तो हम अभी उसका बहुत ही कम यूज़ कर रहे हैं, धीरे धीरे यूज़ उसका बढ़ता जा रहा है। हमारे पास विंड एनर्जी है, हमारे पास टाइडल है, हमारे पास जियोथर्मल है, क्लियर, अलग अलग बहुत सारी एनर्जी है, लेकिन बहुत से बच्चों को इनके बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज होता नहीं है। तो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ये जो चैप्टर रखा गया है बस वही रीज़न से रखा गया है, वही मोटिव से रखा गया है कि आप लोग इन सारे सोर्सेज के बारे में इवन एटलीस्ट थोड़ा बेसिक जाने, कि आपको पता चले कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत सारे ऐसे हैं जिसका यूज़ करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर चालू करते हैं। शुरुआत के अंदर मैंने स्लाइड में, फर्स्ट स्लाइड के अंदर शुरुआत में मैंने आपको बताया है कि एनर्जी जो है उसके रिसोर्सेज कौन कौन से हमारे पास, क्या है क्या नहीं, उसको एक बार आप पढ़ लीजिए। दैट एनर्जी इज़ एबिलिटी टू डू वर्क और द टोटल पावर डिराइव्ड फ्रॉम आवर नेचुरल रिसोर्सेज। The energy exists in many form and can be converted from one form to another form। क्लियर ना, ये चीज़ तो हम जानते ही, हमारे घर पे भी हमने ये सारी चीज़ों का यूज़ किया हुआ है। जैसे कि हमारे पास नॉर्मली जैसे घर पे हीटर होते हैं, क्लियर ना, तो हीटर क्या काम करते हैं, हमारी जो गर्मी होती है, क्लियर ना, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उसको एक जगह पे इकट्ठा करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट में और उसको फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया तो इलेक्ट्रिकल में से हीटर में कन्वर्ट करते, बहुत सारी चीज़ें होती है। सोलार है तो सोलार से हम, सोलार पैनल मेरे पास है, सोलार मेरे पास अगर पूरा कुक से सोलार कुकर मेरे पास है तो वो सब क्या करते हैं, वो हीट को एक साथ इकट्ठी करते हैं और उसको किसके अंदर, अलग अलग दूसरी वैरायटी वाली अलग अलग एनर्जीज़ के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि एनर्जी को हम जनरली एक फॉर्म में नहीं गेन कर सकते, हम वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी जा सकते हैं। ठीक है, एनर्जी इन यूजेबल फॉर्म इन dissipated to the surrounding as less usable form. Now energy is the mainly derived from natural resources like, ये चीज़ याद रखिएगा बच्चों, like sun, oceans, fossil fuels and wind। क्लियर ना, ये चीज़ याद रखिएगा, सन, ओशियंस, फॉसिल फ्यूल एंड विंड्स, ये चारों चार चीज़ें ऐसी है जिसमें से हम मैक्सिमम एनर्जी गेन कर सकते हैं, जितना चाहे उतना, बराबर। और अभी तो ऐसी चीज़ है कि न्यूक्लियर एनर्जी भी हमारे पास एक बहुत अच्छा सोर्स बन के बाहर आई है। ओके, इस सारी एनर्जी के बारे में हमें आज डिस्कस करनी है। सो ध्यान से पढ़िएगा और जो भी स्लाइड आपके ऊपर दिख रही है उसको आप साथ में ही लिखते जाइएगा। ठीक है, नाउ इट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट वी कंज्यूम फॉर आवर डेली नीड्स एंड बेनिफिट। इन शॉर्ट, मैक्सिमम कह सकते हो आप कि मैक्सिमम यूज़ हम अगर करेंगे कहीं पे तो वो करेंगे कहाँ पे, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ये चारों चार जो मेरे पास है उसका मैक्सिमम यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब चैप्टर को चालू करते हैं मेन टॉपिक से। नाउ फॉर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, टाइटल लगाइए आप अपनी नोटबुक के अंदर, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के अच्छे सोर्सेज कौन कौन से हैं। सोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। हमने दो प्रकार के एनर्जी के बारे में इवन 8th से ये चीज़ हम डिस्कस करते आ रहे हैं, 8th से हम ये चीज़ डिस्कस करते आ रहे हैं कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्या है, बराबर। रिन्यूएबल सोर्सेज क्या है और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज क्या है। रिन्यूएबल हमारे वर्ड के अंदर ही हमें डेफिनेशन मिल जाती है, जो रीन्यू हो सकते हैं, मतलब जिसका हम दूसरी बार यूज़ कर सकते हैं। क्या, जिसका हम दूसरी बार यूज़ कर सकते हैं वो कहा जाता है रीन्यूएबल। और नॉन रिन्यूएबल मतलब कि जिसको हमने एक बार यूज़ कर दिया उसके बाद दूसरी बार हम उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्लियर, उसको क्या कहते हैं हम, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, समझ में आई बात। नाउ रेडी, सो any source of energy that does not get depleted or get exhausted is considered as a good source of energy are usually called as the renewable। अच्छे sources of energy कौन कहे जाते हैं, जो renewable होते हैं। सही है ना, जो renewable होते हैं उसको क्या कहे जाते हैं, good source of energy।
मैक्सिमम हम जनरली यूज़ कर। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ भी आपको याद रखनी है कि बहुत से ऐसी चीज़ें होती है जिसको हम डोमेस्टिक पर्पज़ में यूज़ करते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जिसको हम इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जगह पे हम कंसिडर करेंगे, रिन्यूएबल को और नॉन रिन्यूएबल को, दोनों को, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नाउ हमारे पास फ्यूल भी बहुत सारे हैं, जैसे हम अभी व्हीकल के अंदर यूज़ करते हैं, नॉर्मल सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। व्हीकल के अंदर जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह है, वो एक अच्छे क्या है, फोसिल फ्यूल है, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, वो सारी की सारी चीज़ें हम गेन करते हैं कहाँ से, हमें पेट्रोलियम के थ्रू ये सारी चीज़ें मिलती है। फिर पेट्रोलियम का हम क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं और हमें ये सारी चीज़ें मिल जाती है, ठीक है। नाउ सो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी और फ्यूल शुड बी, फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे फ्यूल कौन कौन से, इजीली अवेलेबल, हमें आसानी से मिलने चाहिए। दूसरा, इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, मीन्स हम उसको आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सके एक जगह से दूसरी जगह से, या उसको एक जगह पे स्टोर कर सके, ऐसा हमारे पास क्या होना चाहिए, फ्यूल होना चाहिए। देन एबल टू परफॉर्म अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास एंड वॉल्यूम, यानी कि जितने कि मैं एक फिक्स लीटर, जैसे हम कहते हैं ना गाड़ी की जो माइलेज होती है, एवरेज होती है, भाई 1 लीटर में वो हमें मैक्सिमम बेनिफिट देने चाहिए, मतलब कि कोई पर्टिकुलर पर यूनिट मास में हमें वो अच्छी से अच्छी क्या देने चाहिए, एनर्जी देने चाहिए। और सबसे बेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इकोनॉमिकल, वो एकदम कॉस्टली नहीं होना चाहिए, थोड़ा हम आसानी से उसको क्या कर सके, यूज़ में ले सके, आसानी से हम उसको परचेस कर सके, ऐसे होने चाहिए, बराबर। तो ये चीज़ जो है एग्जांपल, ये जो मैंने लिखी है गुड फ्यूल, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो आप लोग क्वेश्चन के तौर पे इसको लिख दीजिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल, अच्छे फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो वो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी और फ्यूल सोर्स भी सबसे पहले तो क्या इजीली अवेलेबल होना चाहिए, आसानी से मिल जाना चाहिए, रेडी। देन इजीली स्टोर हो सके ऐसा होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट हो सके उसका ऐसा होना चाहिए एक जगह से दूसरी जगह पे। अब जैसे कि भाई किसी के खेत के अंदर पेट्रोलियम निकला, वहाँ पे पेट्रोल का पूरा हमने रिफाइनरी खड़ा कर दिया, बट हमें वहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी व्हीकल का आना जाना रहता नहीं है, तो हमें एक जगह से दूसरी जगह उसको पहुँचाना पड़ेगा ना, यानी कि ट्रांसपोर्ट उसका इजीली होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट कि वो क्या अच्छे से अच्छे, कम से कम वॉल्यूम के अंदर अच्छे से अच्छी एनर्जी देना चाहिए, रेडी। और साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि अगर कोई ऐसा होगा जो उसको परचेस कर पाए तो ही हम उसका प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे। अब परचेस करने के लायक ही नहीं होगा तो फिर उसका यूज़ करने की बात तो बहुत दूर की हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा, दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल, रेडी। नाउ नेक्स्ट वन, फोसिल फ्यूल एंड थर्मल एनर्जी। अब यहाँ से हम धीरे धीरे एनर्जी की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास कौन कौन से फ्यूल है, सबसे पहले तो एक चीज़ समझिए, यहाँ पे 2 वर्ड मैंने आगे बोले थे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल। उसके जैसे ही 2 मेरे पास वर्ड है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल किसे कहते हैं पता है, कन्वेंशनल जिसका हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल मतलब जिसका अभी अभी यूज़ करना सीखे हैं, ठीक है। कन्वेंशनल आसानी से कन्वीनियंट है हमारे लिए, नॉर्मली ऐसा कह सकते हो आप, दैट द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट हैव बीन इन यूज फॉर वेरी लॉन्ग टाइम और हैव बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली वर्ल्ड वाइड आर नोन एज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइक वुड एज अ कॉमन। देखिए सबसे बेस्ट तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे एनर्जी के सोर्सेस जिसका हम बहुत लंबे टाइम से यूज़ कर रहे हैं, या तो जिसको एक्सटेंसिवली वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जा रहा है, क्लियर, जिसको क्या कहा जाता है, कन्वेंशनल सोर्सेस। नॉन कन्वेंशनल जिसका अभी अभी यूज़ करना सीखे हैं। अभी जैसे कि लॉन्ग टाइम से हम एनर्जी को गेन करने के लिए सबसे ज़्यादा अगर यूज़ करते हैं तो किसका, लकड़े का, वुड। याद करो एंसेस्टर के टाइम पे, आदि मानव के टाइम से हम लकड़े का यूज़ कर रहे हैं जलाने के लिए, उसमें से एनर्जी गेन करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे हमारे पास बेनिफिट्स रहते हैं उसके। सो वो कन्वेंशनल सोर्स हो गया एक प्रकार का, ठीक है। तो याद रखिएगा खास, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल क्या है और रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल क्या है, दोनों मिक्स मत कर देना। नाउ सोर्स ऑफ हीट एनर्जी और द यूजेस ऑफ कोल आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, दिस नोन एज नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या, जिसका हम यूज़ धीरे अभी जस्ट करना सीखे। नॉन कन्वेंशनल जो है, बराबर, ये
जिसका यूज़ हम धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया और पता चलता गया, फिर हम जिसका यूज़ करना सीखे, बराबर। फॉर एन एग्जांपल लाइक फोसिल फ्यूल, क्लियर, क्या फोसिल फ्यूल, हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है, आगे सब आएगा, टाइडल एनर्जी, टाइडल पावर प्लांट आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। विंड मिल है, सोलार पूरी पैनल जो है उसको लगाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम अभी अभी यूज़ करना सीखे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा खास कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल क्या है। बच्चों मैंने बहुत ही स्टेप बाय स्टेप पीपीटी बनाई हुई है, तो आप लोग वो सारी पीपीटी को अच्छी तरीके से लिखते जाइएगा। साथ में कहीं पे भी आपको ऐसा लगे कि सर हमारे लिखने में थोड़ी स्पीड कम हो रही है, आप थोड़ी स्पीड से पढ़ा रहे हो, तो वीडियो को पुश करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ़िलहाल, और फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। चलिए बात करते हैं उसमें से फोसिल फ्यूल की। सबसे पहला फोसिल फ्यूल की बात करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट है, पूछी गई है बहुत सारी बार, याद रखिएगा। व्हाट इज़ फोसिल फ्यूल एंड डिराइव और राइट द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, दोनों में से कोई एक पूछा जाता है। उसमें से जैसे कि मैंने नीचे डिसएडवांटेजेस जो है बर्निंग फोसिल फ्यूल के वो बताए हैं। एडवांटेजेस तो उसके इतने हैं कि उसमें से हम एनर्जी ह्यूज अमाउंट में गेन कर सकते हैं, पर उसके डिसएडवांटेजेस जो है, उसके डिमेरिट जो है, लिमिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फोसिल फ्यूल कहते हैं किसे है। तो हमने बहुत सी बार डिस्कस किया हुआ है कि डेड एंड डिकाइंग एनिमल होते हैं, जो भी एनिमल स्लैग होता है, हमारा वेजिटेटिव स्लैग होता है, कचरा होता है, पेड़ पौधे सब लोग ज़मीन में धंसते रहते हैं और करोड़ों सालों तक, हज़ारों सालों तक क्या होते रहते हैं, अंदर एक दूसरे के साथ प्रोसेस करते रहते हैं। क्योंकि हमारे अर्थ के कोर के अंदर तो क्या है, बहुत ज़्यादा हीट है, तो उसको वो हीट जो है वो सपोर्ट करती है रिएक्शन करने के लिए। फिर एक दूसरे के साथ वो रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फोसिल में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्लियर। फिर उस फोसिल्स का हम यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल के फॉर्म में, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो बताया गया है, फोसिल फ्यूल आर फॉर्म्ड ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, क्लियर ना, देखो बताया गया क्या, एज डेड ऑर्गेनिक मैटर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, बहुत सालों तक। नाउ बरीड डीप अंडर द अर्थ, बराबर, बरीड डीप अंडर द अर्थ, फॉर एन एग्जाम्पल कोल और नेचुरल गैस। यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते हो आप, पेट्रोलियम, वो भी उससे ही मिलता है, पेट्रोलियम, ठीक है। सो याद रखिएगा। नाउ वी रिलाई हैविली ऑन फोसिल फ्यूल फॉर मोस्ट ऑफ आवर वर्क, हम डिपेंड करते हैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर के लिए, हम फोसिल फ्यूल्स के ऊपर ही तो डिपेंड करते हैं। Now, fossil fuels are non-renewable sources of energy as they have limited reserves and hence finding alternative sources is essential to avoid an energy crisis। ये चीज़ खास ध्यान रखनी है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर फोसिल्स फ्यूल जो है वो बहुत ही कम है हमारे पास। हम उसका यूज़ अगर ऐसे तैसे करते रहेंगे तो बात बनेगी ही नहीं। जैसे नॉर्मली बात करें तो जो कोल है, कोल, क्लियर ना, समझना बच्चों, क्या कोल जो है वो कोल आने वाले 250 सालों में ख़त्म हो जाएगा, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। कोल जो है वो आने वाले 250 सालों में, अभी जिस तरीके से हम उसका यूज़ करते हैं ऐसा हम अगर करते रहे तो आने वाले 250 सालों में 250 सालों में क्या हो जाएगा, कोल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको खास सोचने लायक है कि हम उसका यूज़ कैसे करें, बराबर। दूसरा, उसका यूज़ कम करने के पीछे का रीज़न ये है कि वो जो है उसके डिसएडवांटेजेस बहुत है। कौन कौन से है ज़रा देख लेते हैं। दैट फोसिल फ्यूल्स ऑल्सो प्रोड्यूस बाई प्रोडक्ट ड्यू टू कम्बशन विच कॉसेस एयर पॉल्यूशन। देखिए फोसिल फ्यूल जो है वो क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या, सबसे ज़्यादा और सबसे ऐसा कह सकते हो बोगस एक ऐसी गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो क्या करते हैं हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसको मैक्सिमम पॉल्यूट करते हैं। उसकी वजह से कितने ग्लोबल प्रॉब्लम जनरेट हुए हैं, बराबर। तो सबसे ज़्यादा तो ये एयर पॉल्यूशन फैलाता है। दूसरा, बर्निंग कोल पेट्रोलियम प्रोड्यूस हार्मफुल ऑक्साइड्स विच कॉसेस फॉर एसिड रेन, बराबर। ये सब के सब एसिड रेन और ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप नॉर्मल सी बात सोचिए, आज से 15-20 साल पहले जो नॉर्मल टेम्परेचर होता था उससे कहीं ज़्यादा टेम्परेचर अभी है। मैं बहुत पीछे नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आप सिर्फ 15-20 साल पहले की अगर बात करें तो नॉर्मली गर्मियों की मौसम के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर मैक्सिमम होता था 42 मीन्स 40 से लेके 42 डिग्री तक, क्लियर ना। बट अभी देखिए मैक्सिमम टेम्परेचर 50 को टच हो गया है, 50 को टच हो गया है, मतलब कि इतना इंक्रीमेंट आ गया है।
गर्मी की मात्रा इतनी बढ़ रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इतनी ज़्यादा बढ़ रही है जिससे ग्लोबल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बराबर। और ये हर एक लेवल पे है, ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में है, हर एक जगह पे ये चीज़ चालू है, बराबर। सो इसको बंद करना या उसको रोकना या कम करना वो हमारे ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि जितना कम हो सके उतना कम आप इस चीज़ का ख्याल रखिए कि जितना हो सके उतना कम पॉल्यूशन फैलाए। अब पॉल्यूशन फैलाने के लिए तो जैसे कि गाड़ियाँ रिस्पॉन्सिबल है, तो जैसे आप कहोगे सर हम गाड़ियाँ लेके तो जाएंगे ही, तो फिर हम, हाँ गाड़ियाँ लेके जाइए, लेकिन यूज़ जो है उसको सस्टेनेबल वे से कीजिए। सस्टेनेबल मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। एक नॉर्मल सी बात आपको बताता हूँ कि एक बस है, लाइक एक बस, हम यहाँ से सूरत जा रहे हैं, ठीक है, या बड़ौदा जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, तो एक बस जो है वो एक साथ लाइक 50 पैसेंजर को ले जाती है और उनको वहाँ तक पहुँचा दी, तो वो बस के अंदर से जो धुआं निकला वही क्या करेगा, पॉल्यूशन जनरेट करेगा। बट वही 50 to 50 ऐसे है जिसके पास अलग अलग 4 व्हीलर है। मान लो कि चलो 50 में से 30 के पास 4 व्हीलर है, तो वो 30 अगर अपनी 4 व्हीलर लेके जाएंगे, जैसे कि 2-2 के ग्रुप बना के जाएंगे, तो भी 15 गाड़ियाँ जाएगी। अब सोचो, एक बस जा रही थी और 15 गाड़ियाँ जा रही है, कितना पॉल्यूशन फैलेगा, ठीक है। तो वो आपके ऊपर, और अभी के टाइम पे ये चीज़ भी नॉर्मली हो गई है कि हर एक घर पे 1-1 2-2 गाड़ियाँ होती है और प्लस 4 व्हीलर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ नॉर्मल हो गई है, बराबर। सो जितना हो सके कम यूज़ करो, मैक्सिमम साइकिल का यूज़ करो, जहाँ तक हो सके आप चल के जाइए। पॉसिबिलिटी बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि यही चीज़ करो, बट अभी नॉर्मली ये क्या चीज़ हो गई है, घर से कोई चीज़ हमको बाहर लेने भेजेंगे और एकदम नज़दीक ही होगी, नज़दीक मतलब कि 200 मीटर की दूरी भी नहीं होगी, फिर भी हम चलो भाई गाड़ी लेके चलते हैं, ठीक है। सो ये सारी बातों को अवॉइड करो। उसी के लिए ये चैप्टर्स आपकी टेक्स्ट बुक में रखे गए हैं, इसीलिए आपको ये चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ कि ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड है, आप आने वाली पीढ़ी हो, आपको ये सारी बातें समझनी होगी, ठीक है ना। Second thing, the gases emitted by the combustion of fossil fuel are the main contributor to global warming। देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे, ग्लोबल वार्मिंग क्या है बताया ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से गर्मी की मात्रा बढ़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे बड़े बड़े माउंटेन्स है जहाँ से नदियाँ बह रही है, वहाँ पे जो बर्फ़ की मात्रा होती है वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, वाटर के अंदर, यानी कि नदियों के अंदर, रिवर्स के अंदर पानी बढ़ रहा है और वो पानी सीधा जाके समंदर को मिलता है, यानी कि समंदर का लेयर ऊपर आता जा रहा है, ज़मीन का लेयर नीचे धंसता जा रहा है। एक एग्जाम्पल के तौर पे बम्बई सिटी जो है वो हर साल 15 से 20 या 30 सेंटीमीटर जितना डूबता जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब पानी का लेवल उतना ऊपर आ जाएगा कि हमारा, जो आपने अलग अलग हॉलीवुड्स मूवीज़ में भी देखा होगा ना कि जो 2025, 2030, 2060 उसके अंदर एक ऐसी चीज़ें होगी जब हमें कहीं दूसरे प्लेनेट पे रहना जाना पड़ेगा, यहाँ पे तो उतना मतलब चेंज आ गया होगा, कुछ हम नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इन शॉर्ट, ठीक है। सो ध्यान रखिए कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये सारे गैसेस। तो जितना हो सके, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यूज़ मत करो, यूज़ सब लोग करते हैं, लेकिन सस्टेनेबल वे से अगर यूज़ करेंगे, सब लोग अगर यूज़ करेंगे प्रॉपर वे से, तो ही बात बनेगी, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट्स की। TPS कहते हैं उसको, थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन भी कहा जाता है, थर्मल पावर प्लांट भी कहा जाता है। एक्चुअल में थर्मल पावर प्लांट जो होता है वो ऐसा होता है कि उसके अंदर पानी को, नॉर्मली भाषा में आपको मैं बताऊं कि कोयले की मदद से पानी को हम गर्म करते हैं, उसमें से भाप यानी कि स्टीम बनती है, वो स्टीम को प्रेशर से टरबाइन के ऊपर छोड़ा जाता है। टरबाइन जो है वो घूमता है, साथ में जनरेटर यानी कि डायनेमो जुड़ा होता है, वो हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देता है। और जैसे ही वो स्टीम टरबाइन के ऊपर टच होती है वैसे ही वो कन्वर्ट हो जाए। आपको जानते ही आप लोग तो वो चीज़ की स्टीम कहीं पे टच होगी तुरंत पानी बन जाएगा। जैसे हमने पतीले के ऊपर कुछ ढका होता है, ऊपर कुछ रखा होता है, तो वो पानी के जो ड्रॉपलेट होते हैं उसके ऊपर लग जाते हैं ना, वैसे, ठीक है। सो जो भी कवर हमने ऊपर किया है उसके ऊपर जैसे ही वो पानी ऊपर टच करेगा, माफ़ कीजिए स्टीम टच करेगी, तो पानी बन जाएगा। वैसे ही यहाँ पे जो रिजर्वर होता है, वो रिजर्वर के अंदर जो टरबाइन घूम रहा है, वो टरबाइन के ऊपर जैसे ही वो स्टीम टच करेगी वो क्या करेगा, पानी बन जाएगा। वो पानी, वही पानी नीचे गिरेगा और वही पानी को हम क्या करेंगे, वापस भाप बनाएंगे। मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस होती रहती है, उसको थर्मल पावर स्टेशन कहते हैं, ठीक है ना। थर्मल पावर प्लांट, देखिए थर्मल पावर प्लांट की फिगर शायद यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट की फिगर है। मैं आपको थर्मल पावर प्लांट के बारे में नॉर्मल समझाता हूँ, देखो इधर समझा देता हूँ। थर्मल पावर प्लांट में कैसा होता है, जैसे कि ये एक बड़ा सा रिजर्वर है, ठीक है ना, समझना बच्चों, नॉर्मल समझा रहा हूँ, कभी जाइए तो चेक करिएगा। गांधीनगर है ना गुजरात के अंदर, गांधीनगर के अंदर ऐसे बड़े बड़े आपने देखे होंगे चिमनी है, यहाँ से ऐसे धुएँ निकलते हैं, बराबर। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे कोयला होता है, बराबर।
यहाँ पे पानी भरा होता है बहुत, यहाँ पे पानी भरा है, ऊपर जो भी होता है बहुत बड़े रिजर्वर के अंदर पानी भरा होता है, उसमें से क्या निकलती है, स्टीम निकलती है। उस स्टीम को क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे एक टरबाइन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक टरबाइन है ऐसा, उस टरबाइन के साथ क्या जुड़ा होता है, जनरेटर जुड़ा होता है, क्लियर। तो ये स्टीम को पंप के थ्रू, क्या, पंप के थ्रू यहाँ पे छोड़ा जाता है, ठीक है, यहाँ पे छोड़ा जाता है। और ये टरबाइन क्या करते हैं, ऐसे गोल गोल घूमते हैं। टरबाइन घूमते हैं मतलब कि जनरेटर भी घूमेगा और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। और जैसे ही वो पानी यहाँ पे टच करता है, वो पानी नीचे गिरेगा तो यहाँ पे एक और रिजर्वर होता है जिसके अंदर ये पानी भरता है, फिर यहाँ से वो पानी पाइप के थ्रू यहाँ भेजा जाता है। यानी कि एक ही पानी का बार बार यूज़ किया जाता है और हमें सिर्फ कोयले के थ्रू क्या करना पड़ता है, उसको गर्म करना पड़ता है, ठीक है। सो ये चीज़ याद रखिएगा, क्या, थर्मल पावर स्टेशन जो है वो इस तरीके से वर्क करते हैं। अब उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। थर्मल पावर प्लांट्स यूज़ स्टीम प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल, मेनली द कोल। देखो मैंने बताया था फॉसिल फ्यूल को बर्न करने के बाद हम उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टू मूव द टरबाइन टू जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी, देखो आ गया, कोल की मदद से हम क्या करते हैं, मूव, यानी कि टरबाइन को घुमाते हैं और हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। द बर्निंग ऑफ कोल हीट्स अप द वाटर एंड फॉर्म स्टीम। देखिए क्या करेंगे, कोल जो होगा वो गर्म करेगा पानी को और वो स्टीम जनरेट करेगा, दैट यूज टू रन द टरबाइन, जो टरबाइन को रन करेगा। थर्मल पावर प्लांट आर लोकेटेड नियर कोल और ऑयल फील्ड। देखिए जहाँ पे कोयले ज़्यादा मिलते हैं या ऑयल फील्ड जहाँ पे है हमारे पास, इन शॉर्ट हमारे पास जहाँ पे अवेलेबिलिटी है ऐसी चीज़ों की जो एनर्जी जनरेट कर सके, जो गर्म कर सके किसी दूसरे चीज़ों को, एज इट इज़ ईजियर टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी दैन ट्रांसपोर्ट कोल, क्लियर। तो ये जो है वो थर्मल पावर स्टेशन है, ठीक है। सारी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी के अंदर अच्छी तरीके से दी है, लेकिन मैंने ये पीपीटी इस तरीके से बनाई है और इस तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, आप अपने वे से भी लिख सको, ठीक है ना। नाउ बात करते हैं अब हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में। हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर सबसे पहले तो टरबाइन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्या है, उसके बाद में आपको उसके फिगर के अंदर सब कुछ समझाता हूँ। Turbine is a rotatory mechanical device that extract kinetic energy into various form and convert into useful work. In short, टरबाइन के बारे में तो सब लोग जानते हो आप। ये जैसे कि मेरे पास एक टरबाइन है, ठीक है ना, ये जैसे कि एक टरबाइन है मेरे पास, ये टरबाइन जो है वो गोल गोल, यहाँ से मैं उसको किसी भी तरीके से इसको ऐसे गोल घुमाऊँगा तो उसके साथ क्या जुड़ा होता है, जनरेटर जुड़ा होता है। वो जनरेटर क्या करेगा, वो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा, ठीक है ना। इट यूजेज अ डायनेमो इन द सेंस, डायनेमो का दूसरा नाम जनरेटर, टू कन्वर्ट दिस मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बराबर। यानी कि हमने मैकेनिकल एनर्जी दी, मतलब कि ये मोशन में आया, मतलब मैकेनिकल एनर्जी हुआ, और हमें मोशन में आने की वजह से कन्वर्टेशन हुआ किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि वो किस में, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हुआ। तो हम कह सकते हैं मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिकल। नाउ वेरियस यूजेस ऑफ दिस हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इन पावर प्लांट where the shaft of dynamo is made up to rotate by the mechanical means इसके साथ एक डंडा जुड़ा होता है पूरा, जो क्या ये घूमता है तो ये डंडा भी घूमता है, और साथ में जनरेटर के साथ जो पैनल होती है जनरेटर की वो भी घूमती है, ठीक है, कॉइल होती है वो भी, ओके। नाउ अब हाइड्रो पावर प्लांट क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दैट अनदर ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर टू हार्नेसिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम द हाइट। देखो हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, बहुत बड़ी फ्लाइट, बहुत बड़ी हाइट से पानी को नीचे फेंका जाता है, और पानी जैसे कि जैसे यहाँ फिगर के अंदर बताता हूँ, देखो लाइक टैंप लाइक, ठीक है, समझना, इसके ऊपर आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा मैं। हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, देखो ये पानी बह रहा था, ठीक है, ये जो है ना इस तरफ से पानी बह रहा था, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ बड़ा सा एक डैम बना दिया, पानी को रोकने के लिए क्या बना दिया, डैम बना दिया। देखिए इतनी जगह पे मैंने पूरा ऐसे डैम बना दिया, लेकिन डैम के अंदर मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन किए, क्या किए, कंस्ट्रक्शन कर दिए। देखो ये आपने देखे होंगे ना, ये बड़े बड़े डैम देखे होंगे, फिर यहाँ से पानी की लहर ऊपर आती है, जैसे कि पानी के नहीं कहते, अब न्यूज़ में आता है कि पानी की जो सतह है वो इतनी ऊपर आई, अब पानी यहाँ से ऊपर से बहने लगेगा, ठीक है, बस वही चीज़, बराबर। फिर वो क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे बीच में पूरा टैंक बनाते हैं, बीच में एक रास्ता बनाते हैं, ठीक है, और उस रास्ते के बीच में यहाँ पे माफ़ कीजिए टरबाइन को जोड़ देते। क्या कर देते, देखो बताया गया क्या कर देते, टरबाइन को यहाँ पे टरबाइन को जोड़ देते,
बराबर। ये पूरी टनल बन गई। अब ये टनल को पेनस्टॉक फॉर्म में रखा जाता है। पेनस्टॉक देखो, पेनस्टॉक लिखा है। पेनस्टॉक फॉर्म मतलब क्या, ऐसे थोड़े से ढलान, थोड़े से ऐसे इंक्लाइन फॉर्म में रखा जाता है, तो पानी क्या फोर्स से जा सके। जैसे ही पानी फोर्स से जाएगा, ये टरबाइन जो है वो घूमेगा। टरबाइन घूमेगा तो शाफ्ट, ये जो बीच में डंडा दिख रहा है शाफ्ट, वो भी घूमेगा, और साथ में जो जनरेटर है उसको भी घुमाएगा। जनरेटर के साथ पूरा पावर हाउस जॉइंट होता है। वो पावर हाउस क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। और यहाँ से आपने ये बड़े बड़े खंभे देखे हैं ना, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह क्या किया जाता है, पहुँचाया जाता है। बस इसी का यूज़ करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। बस इसको कहते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। सिंपल, ठीक है ना। ओके, नाउ देखो फिर से एक बार पूरी फिगर देख लो। रिजर्वर मेरे पास है। रिजर्वर के अंदर से मैं क्या करता हूँ, रिजर्वर जो है देखो ये इतनी सतह से मेरे पास रिजर्वर इतना बड़ा है, ठीक है ना। मैंने ये पानी यहाँ पे रिजर्व कर लिया है। अब उस पानी को फोर्स से मैं ऐसे बहाऊँगा, तो ये जो मेरा टरबाइन है वो घूमेगा, साथ में मेरा जनरेटर भी घूमेगा। तो पावर हाउस के अंदर जो भी प्रोसेस होनी है वो हो के मुझे क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। और इलेक्ट्रिसिटी को मैं अलग अलग जगह पे क्या कर दूंगा, ट्रांसपोर्ट कर दूंगा, ठीक है ना। समझ में आई बात। तो ये चीज़ याद रखना। और यहाँ से बाकी बचा पानी जो है वो आउटलेट के फॉर्म में बाकी बहता तो रहता ही, ऐसा तो है नहीं यहाँ पे रोक लिया है तो रुक जाएगा, ठीक है ना। सरदार सरोवर डैम जो बना हुआ है वहाँ पे यही चीज़ है। सरदार सरोवर डैम अभी सब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है तो सब देखने गए होंगे, शायद ना गए हो तो चेक करिएगा, जाना एक बार, देखने लायक जगह है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे ये जो सरदार सरोवर डैम पे जो ये बनाया गया है पूरा, उसके अंदर यही चीज़ बताई गई है पूरी कि हम बहुत ही ह्यूज अमाउंट के अंदर पूरी टनल्स बनाई गई है। यहाँ पे ऐसी जो टनल है वो सारी टनल बनाई गई है, बराबर। अलग अलग प्रकार के पेन स्टॉक बनाए गए हैं, आपको ढलान वाली चीज़ें बनाई गई, आपको मतलब चलता है, मज़ा आएगी वहाँ पे जाओ तो चेक करने। हालांकि अंदर अब तो नहीं जाने देते, जब अंडर कंस्ट्रक्शन था तब जाने देते थे, अब तो शायद नहीं जाने देते हैं। पर इन शॉर्ट आपको पता चलेगा, ये डैम आपको दूर से देखते ही पता चलेगा कि हाँ इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा खास। चलिए आगे बढ़ते हैं, बायोमास की ओर जाते हैं। बायोमास जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आ जाएगा। बायोमास से पहले अगर एक टॉपिक अगर कोई हो उसके रिलेटेड तो मैं पढ़ा दूँ आपको। ओके, बायोमास से पूरा टॉपिक यहाँ से टर्न हो रहा है एनर्जी का। सो आज के लेक्चर तक हम यहाँ तक रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बायोमास के साथ अलग अलग प्रकार की जो भी हमारे पास ऐसे सोर्सेस है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं और एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक बच्चों आपको ये सारी चीज़ें लिख देनी है, अच्छी तरीके से याद भी कर लेनी है, ठीक है। समझ में आई बात। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।